वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि पी.बी शेली की एक इम्पोर्टेंट पोएम है। तो इस पोएम के स्टार्टिंग लाइंस में पी.बी शेली वेस्ट विंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, दो फ्रॉम whose unseen presence the leaves dead are driven like ghost from an enchanter fleeing। पोएम की स्टार्टिंग लाइन में पी.बी शेली वेस्ट विंड से मुखातिब है और कह रहा है कि तुम ऑटम की ब्रेथ हो और तुम्हारी जो अनसीन प्रेजेंस है, यानी कि तुम दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम्हारी जो पावर है उसकी वजह से जो लीव्स होते हैं वो अपने पेड़ों से जड़ जाते हैं। जो डेड लीव्स होते हैं आर ड्रिवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लीइंग। और जिस तरह के इंचेंटर कहते हैं मैजिशियन को, तो जिस तरह घोस्ट जो होते हैं, जो भूत जो होते हैं, वो एक मैजिशियन से भागते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो डेड लीव हैं वो तुमसे भागते हैं। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जब वेस्ट विंड आती है तो वो ट्रीज से डेड लीव्स को उड़ा देती है। येलो, ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेक्ट, pestilence-stricken multitudes, O thou whose chariotest to their dark wintry bed। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जो डिफरेंट कलर्स में जो लीव्स होते हैं, येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक, रेड और पेस्टिलेंस स्ट्राइकन का मतलब है कि वीक, कमज़ोर। मल्टीट्यूड्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में वो पड़े होते हैं उस जगह पे। ओ दो हुज चैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। और फिर वो कहते हैं कि जो वेस्ट विंड है ये एक चैरियट की तरह है। चैरियट एक व्हीकल को कहते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जो जो वेस्ट विंड है वो सीड्स को ट्रांसफ़र करती है उनके डार्क विंट्री बेड में। विंट्री यानी कि विंटर वाले बेड में। अब इसका मतलब ये है कि जो वेस्ट विंड होती है वो उन लीव्स को और वहाँ पर जो सीड्स होते हैं तो वो उनको ज़मीन के ऊपर स्प्रेड कर देती हैं, और जिसकी वजह से वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनका विंटरी बेड होता है, जहाँ पर वो सारी विंटर जो है वो सोए होते हैं। द विंग सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। तो इस लाइन्स की जो ऊपर वाली लाइन्स है इनकी एक्सप्लेनेशन नीचे भी है कि जो विंग सीड्स होते हैं, वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो ईच लाइक कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव। और जो सीड्स होते हैं तो वेस्ट विंड उसको अपने विंटरी बेड में डाल देती है, जहाँ पर वो कोल्ड और एक लाश की तरह, कॉर्प्स की तरह वहाँ पर वो सोए होते हैं। अनटिल ताई अज्यूर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो। और वो उस वक्त तक वहाँ पे सोए होते हैं जब तक तुम्हारी बहन, यानी कि ये ऑटम वाली विंड है, तो जब स्प्रिंग वाली विंड आती है तो वो उन सीड्स को जगा देती है और वो अपने विंटरी बेड से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जब स्प्रिंग की विंड आती है तो वो उनको जगा देती है, यानी कि उनकी ग्रोथ हो जाती है। सिंपली इसका यह मतलब है, हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल driving sweet birds like flocks to feed in air with living hues and ardors plain and hill। अच्छा, अब ये कहता है कि जो जब विंड आती है, जब स्प्रिंग में वेस्ट विंड आती है तो वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाती है। क्लेरियन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। अब ड्रीमिंग अर्थ का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सीड्स जो ज़मीन के अंदर सोए होते हैं लाशों की तरह, कॉर्प्स की तरह, जो स्प्रिंग की वेस्ट विंड आती है और एक क्लेरियन बजाती है तो उसकी वजह से वो उड़ जाते हैं। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स। फ्लॉक्स कहते हैं कि वो जब वो बर्ड्स जो हैं जब वो उग जाते हैं तो वो अपनी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं और वो एयर को फीड करते हैं विद लिविंग ह्यूज एंड आर्डर्स प्लेन एंड हिल। और उसकी वजह से हिल्स होते हैं वहाँ पर, जो प्लेन्स होते हैं, तो वहाँ पर उनकी स्मेल फैल जाती है और वहाँ पर डिफरेंट कलर सा भी आ जाता है। यानी कि जब उन सीड्स की ग्रोथ होती है और डिफरेंट फ्लावर्स इन लीफ वहाँ पे उग जाते हैं तो वहाँ पर जो सीनरी है वो भी चेंज हो जाती है। वाइल्ड स्पिरिट which are moving everywhere, destroyer and preserver here oh here। अच्छा, इन लाइंस में अब ऑथर जो है वेस्ट विंड को वाइल्ड स्पिरिट कह रहा है, विच आर मूविंग एवरीवेयर। और ये एक ऐसा स्पिरिट है जो कि हर जगह मूव कर रहा है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर,
अच्छा, अब डिस्ट्रॉयर यानी कि जब वेस्ट विंड आती है तो ट्रीज से जो लीव्स हैं वो गिर जाते हैं, तो इसलिए वो उसे डिस्ट्रॉयर कह रहा है। और फिर जब वो उन सीड्स को उनकी वेंट्री बेड में पहुंचा देती है, यानी कि जब सीड्स अंडरग्राउंड चले जाते हैं ज़मीन में, तो वो एक प्रिजर्वर का काम करती है वेस्ट विंड, तो इसलिए वो उसे प्रिजर्वर कह रहा है। और फिर वो कहता है कि सुनो मेरी बात, हियर ओ हियर। अच्छा, अब इस स्टेंजा में वो कहता है, दो ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काई कमोशन। कमोशन कहते हैं डिस्टर्बेंस को। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड शुक फ्रॉम द टेंगल बॉग्स ऑफ हेवन एंड ओशन। अच्छा, अब इससे पहले जो स्टेंजा था तो उसमें पीबी शेली ने वेस्ट विंड का इफ़ेक्ट लीव्स पर डिस्क्राइब किया था कि किस तरह वेस्ट विंड आती है और लीव्स गिर जाते हैं। अब यहाँ पर वेस्ट विंड का इफ़ेक्ट वो क्लाउड्स पे बता रहा है कि किस तरह वेस्ट विंड जो है आसमान में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, और जो लूज क्लाउड होते हैं तो वो भी बिल्कुल लीव्स की तरह वो झड़ जाते हैं, यानी कि वो क्लाउड्स को मूव कर दिए हैं आसमान में। शुक फ्रॉम द टेंगल बॉग्स ऑफ हेवन एंड ओशन। और जिस तरह बॉग्स कहते हैं शाखों को, तो जिस तरह पत्ते शाखों से गिरते हैं, तो बिल्कुल इस तरह जो क्लाउड्स हैं वो भी आसमान के शाखों से गिर जाते हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट होती है। वेस्ट विंड जो है तो क्लाउड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड। और जब वेस्ट विंड उन क्लाउड्स को एक जगह पे इकट्ठी कर देती है, तो फिर वो उसे एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग कह रहा है, एक मेटाफर यूज़ किया है। ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ ताइन एरी सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द। और जो ब्लू सरफेस है, यानी कि वो स्काई की बात कर रहा है कि जो जो स्काई है तो उसमें वो एक हेयर की तरह वो फैल जाते हैं। अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, यानी कि जिस तरह के किसी के सर से जो बाल है वो उड़ जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह वो जो क्लाउड्स हैं वो एक जगह पे वो जमा हो जाते हैं, यानी कि एक इस तरह का एक मेसी सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑफ सम फियर्स मैनेड। अच्छा, अब मैरिड जो है तो ये ग्रीक गॉड डायोनिसिस के फॉलोअर्स थे, फीमेल फॉलोअर्स थे। तो यहाँ पर सिंपली वो क्लाउड्स को फीमेल के साथ कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह के बाल जो है तो उसके हेड से उड़ जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जो क्लाउड्स हैं वो आसमान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनेट्स हाइट। अच्छा, वर्ज बेसिकली यहाँ पर होराइजन की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो क्लाउड जो है तो वो नीचे से लेकर, यानी कि होराइजन से लेकर टू द जेनेथ हाइट, यानी कि वो काफ़ी ऊंचाई तक इस तरह फैले हुए होते हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। और जिस तरह के फीमेल के जो बाल होते हैं उसकी जो लॉक्स होती हैं, लॉक्स मतलब ग्रुप ऑफ हेयर, तो बिल्कुल इसी तरह जो ग्रुप ऑफ क्लाउड्स हैं तो वो अप्रोचिंग स्टॉर्म की, यानी कि वो तूफान आने की प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। इन दो लाइंस को एक्यूरेटली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ जो कि मुझे ऑनलाइन मिली है, तो आप उस पिक्चर को देख लें। तो पीबी शेले ने भी बिल्कुल क्लाउड्स को जो है तो एक फ़ीमेल हेयर की तरह से कंपेयर किया है, जिस तरह कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक फ़ीमेल नज़र आ रही है और जो जो क्लाउड्स हैं तो उस वो बिल्कुल उसके हेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पीबी शेले भी बिल्कुल यही पिक्चर वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें। दाओ दिर्जी ऑफ द डाइंग ईयर। अब दिर्जी जो है तो ये फ्यूनरल सॉन्ग होता है, यानी कि वो सॉन्ग जो कि किसी के डेथ पे गाया जाता है, ऑफ द डाइंग ईयर। और वो कहते हैं कि तुम एक फ्यूनरल सॉन्ग हो डाइंग ईयर के लिए, यानी कि साल जो है तो वो ख़त्म हो रहा है, और वेस्ट विंड जो है तो वो एक फ्यूनरल सॉन्ग का काम कर रही है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, और ये जो रात है, ये जो आखिरी रात है, विल बी द डोम ऑफ वास्ट सिपल्चर। और ये रात जो है तो ये रात एक डोम का काम करेगी, एक रूफ का काम करेगी। वोल्टेड विद ऑल ताई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। अच्छा, वोल्टेड का मतलब है बेंड होना, यानी आर्च शेप, बिल्कुल इसी तरह। तो ऑथर ये बताना चाहते हैं कि ये जो नाइट है तो ये एक डोम शेप में होगी, यानी कि ये जो क्लाउड्स हैं वो एक डोम शेप में अरेंज होंगे, और ये जो अर्थ होगी जो तो ये अर्थ जो है तो वो इस
डाइंग ईयर के लिए एक ग्रेव का काम करेगी। ऑफ वेपर फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हेयर। और जो क्लाउड्स हैं, ऑफ वेपर यानी कि यहाँ पर वो क्लाउड्स की बात कर रहे हैं कि वो क्लाउड्स जो हैं, ब्लैक रेन का यहाँ पर मतलब है कि जो इंटेंस डार्क क्लाउड होते हैं और वो बारिश बरसाएंगे, और वो क्लाउड्स जो हैं तो वो एक डोम शेप में अरेंज होंगे और उससे हेल भी आएगी। विल बर्स्ट ओ हेयर। और फिर वो कहता है कि मेरी बात सुनो। ओ वेस्ट विंड को फिर मुखातिब कर रहा है। दो who did waken from his summer dreams the blue Mediterranean। अच्छा, अब यहाँ पे ऑथर ने मेडिटेरेनियन सी को पर्सोनिफाई किया है और ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि मेडिटेरेनियन सी जो है तो वो एक ह्यूमन है। तो फिर वो कहता है कि वेस्ट विंड से मुखातिब है कि दो डिड अवेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन। वेस्ट विंड से मुखातिब है कि तुमने मेडिटेरेनियन सी को अपनी नींद से उठा दिया है, जो कि वहाँ पे आराम से सो रहा था। वेयर ही ले lulled by the coil of his crystalline streams। और वो कंफर्टेबल था वहाँ पे अपनी जो उसकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स हैं, जो उसकी जो पीसफुल फ्लो थी, उसकी वजह से वहाँ पर वो अपने आप को कंफर्ट दे रहा था। beside a pumice isle in Baia's Bay and saw in sleep old palaces and towers quivering within the waves intenser day। और वो जो मेडिटेरेनियन सी था तो वो पमिस आइलैंड में, वो वहाँ पे 22 बे के साथ जो था तो वो आराम कर रहा था और वो एक ड्रीम देख रहा था, एक ख्वाब देख रहा था, जिसमें उसने पैलेसेस को देखा, टावर्स को देखा, और वहाँ पे वेव्स जो थी ख्वाब में उसने वो देखी जो कि मूव कर रही थी इंटेंसर डे, और वहाँ पे सख्त गर्मी थी। ऑल ओवर ग्रोन विद एज्यूर मॉस and flowers so sweet the scents faints picturing them though for whose path the Atlantic's level powers। फिर वो कहते हैं कि उस ख्वाब में मेडिटेरेनियन सी ने देखा कि जो पैलेसेस थे तो उस पे मॉस थी। अच्छा, मॉस बेसिकली उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि चीज़ों के सरफेस पे आ जाती हैं, वो ग्रीन कलर सा लेयर जो होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि उस पैलेसेस पे मॉस थी लेकिन वो ग्रीन नहीं थी बल्कि ब्लू थी। एंड फ्लावर्स सो स्वीट, और वहाँ पे जो फ्लावर्स थे तो वो इतने खूबसूरत थे, उनकी स्मेल इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उनको पिक्चराइज करते हुए या उनको डिस्क्राइब करते हुए इंसान जो है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। दो फ्रॉम हुज पाथ द एटलांटिक लेवल्स पावर्स लीव देमसेल्व्स इनटू चैज़म। और फिर वो कहता है कि वेस्ट विंड की पावर को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो एटलांटिक ओशन है तो वो भी वेस्ट विंड के लिए एक रास्ता क्रिएट कर देता है। क्लीव देम सेल्फ इंटू चैज़म। चैज़म कहते हैं एक गैप को या शगाफ को। तो वो कहता है कि अटलांटिक ओशन है तो वो इस तरह एक रास्ता क्रिएट कर देता है वेस्ट विंड के लिए। वाइल फार बिलो द सी ब्लॉसम्स इन ऊजी वुड्स विच वेयर द सेपलेस foliage ऑफ ओशन नो। और फिर वेस्ट विंड जो है तो उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा जो प्लांट्स होते हैं समंदर के अंदर तो उनको भी वेस्ट विंड का अंदाज़ा हो जाता है, यानी कि वेस्ट विंड इतनी ज़्यादा पावरफुल है। द सी ब्लूम्स इन ओजी वुड्स विच वेयर द सेपलेस foliage ऑफ ओशन। सेपलेस कहते हैं वीक या बॉडीलेस, foliage यानी कि वो समंदर में जो डिफरेंट किस्म के हर्ब्स होते हैं तो उनको वेस्ट विंड का पता चल जाता है। ताई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद ग्रेट फियर, और वो तुम्हारी आवाज़ सुन लेते हैं। नो ताई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, और वो डर जाते हैं और उसकी वजह से वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देम सेल्फ ओ हेयर, और वो कामने लग जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ओ हेयर यानी कि मेरी बात सुनो वेस्ट विंड। If I were a dead leaf, thou might bear. If I were a swift cloud to fly with thee, a wave to plant beneath thy power and share। अच्छा, अब यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि काश मैं एक डेड लीफ होता ताकि तुम मुझे उड़ा ले जाती, या काश मैं एक
क्लाउड होता, ताकि मैं तुम्हारे साथ उड़ लेता आसमान में। अ वेव टू पैंट बीनीथ ताई पावर, और काश कि मैं एक वेव होता ताकि मैं तुम्हारे नीचे सांस लेता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और मैं तुम्हारे पावर को और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसको मैं शेयर करता, यानी कि मैं उसको फील करता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, ओ अनकंट्रोलेबल, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी ओनली लेस फ्री देन दाओ, कि मैं तुमसे ज़्यादा फ्री नहीं हो, यानी कि तुम मुझसे ज़्यादा फ्री हो। यहाँ पर ऑथर उसको अपने आप से अपनी कंडीशन के साथ वेस्ट विंड को कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बर्डन है, तो इसलिए मैं बाउंड हूँ। लेकिन तुम जो हो तो तुम फ्री हो। ओ अनकंट्रोलेबल, तुम अनकंट्रोलेबल हो, तुम किसी चीज़ के साथ बाउंड नहीं हो। ओ अनकंट्रोलेबल, इफ़ इवन आई वॉज इन माई बॉयहुड। अब वेस्ट विंड को दोबारा से मुखातिब है और अब उसे अनकंट्रोलेबल कह रहा है। इफ़ इवन, कि अगर मैं अपने बॉयहुड में होता, यानी कि अगर मैं जवान होता और मुझ में वो पुरानी स्ट्रेंथ होती, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हैंड, तो मैं तुम्हारा साथी होता, तुम जो वॉन्डरिंग करती हो, तुम जो फिरती हो हेवंस में, तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता, मैं तुम्हारा साथी होता। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, फिर वो कहते हैं कि जब मैं जवान होता तो फिर एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप, तो फिर वो कहते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज होता, यानी कि मैं तुम्हारी स्पीड का मुकाबला करता। स्केयर सीम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी भी मदद के लिए नहीं पुकारता, लेकिन चूंकि अब मैं जवान नहीं हूँ, मुझ में वो स्ट्रेंथ नहीं है, और अब वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है मेरे लिए। एज दस विद दी इन माई प्रेयर इन माई सोर नीड, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपने मुसीबत के वक्त या सैड टाइम में कभी भी मैं तुमसे प्रेयर में रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरी मदद करो, लेकिन अब मैं हेल्पलेस हूँ। तो वो कह रहे हैं, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। और अब वो कह रहे हैं कि अब मैं मुसीबत में हूँ, मुझे एक लीफ की तरह या उस क्लाउड की तरह या वेव की तरह मेरी मदद करो, मुझे अपने साथ उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, और मैं ज़िंदगी के इस मुसीबतों में गिर चुका हूँ, यानी कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी मदद करो। अ हेवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेन एंड बोर्ड वन टू लाइक दी, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। और वो कहता है कि हेवी वेट ऑफ आवर्स, के वक्त के साथ साथ, यानी कि वक्त ने मुझ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, और वक्त ने मुझे चेन किया, मुझे बांध लिया और मुझे झुका दिया। वन टू लाइक थी, और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन अ हेवी वेट ऑफ आवर्स, उसकी वजह से जो है तो अब मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं जो था तो वो टेमलेस था, यानी कि अनकंट्रोलेबल था, एंड स्विफ्ट यानी कि तेज था, एंड प्राउड, और मैं अपने आप पे फ़ख्र करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये लास्ट टेंसा है, मेक मी ताई लायरे। लायरे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो अब वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट, कि जिस तरह तुम फॉरेस्ट उसको तुम जिस तरह प्ले करती हो, यानी कि जब तुम आती हो और जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनमें जो डेड लीव्स होते हैं तो तुम उसको उड़ा ले जाती हो, उस प्रोसेस को एक इंस्ट्रूमेंट बजाने के साथ कंपेयर कर रहा है। वट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज। तो वो यहाँ पर इन लाइन्स में कह रहे हैं कि तुम मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाओ, तो फिर जब तुम फ्लो करोगी तो तुम मुझे प्ले करोगी, और उसकी वजह से मेरे जो लीव्स हैं तो वो गिर जाएंगे, यानी कि वो रियल लीव्स नहीं है, इमेजिनरी लीव्स की बात कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तुम जिस तरह फॉरेस्ट से जो तुम लीव्स जिस तरह गिराती हो, तो बिल्कुल इसी तरह मुझे भी तुम एक इंस्ट्रूमेंट बना लो, और ट्रीज की तरह तुम मुझसे भी फ्लो करो, मुझे प्ले करो। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमल टोन, और तुम एक ऑटोमल टोन प्रोड्यूस करोगी। स्वीट दो इन सैडनेस, यानी कि वो एक स्वीट सॉन्ग होगा, लेकिन वो मूवमेंट जो है वो एक सैड मूवमेंट होगा। बी दो स्पिरिट फियर्स, फिर वो कहता है
और अब यहाँ पे वेस्ट विंड को एक स्पिरिट कह रहा है, बी दाउ स्पिरिट फियर्स के, तुम एक एंग्री स्पिरिट हो, माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पिचुअस वन। अच्छा, अब वो वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर तुम मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाती, अगर मैं लीव्स की तरह तुम्हारे साथ उड़ नहीं सकता, तो तुम मेरी स्पिरिट बन जाओ। और इम्पिचुअस वन, यानी कि इम्पिचुअस का मतलब है रैश, अनकंट्रोलेबल एंड क्विक। तुम मेरी एक इम्पिचुअस स्पिरिट बन जाओ, यानी कि तुम मुझे मोटिवेट करो। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स। अच्छा, अब वो वेस्ट विंड से कह रहा है कि तुम मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो आइडियाज़ हैं, तो तुम इसको स्प्रेड करो, तुम इसको फार एंड वाइड फैला दो, इस दुनिया में फैला दो। लाइक विथर्ड लीव्स, जिस तरह के तुम ट्रीज से डेड लीव्स को स्प्रेड करती हो, उससे फेंकती हो, बिल्कुल मुझसे भी ये जो मेरे डेड थॉट्स हैं इसको झाड़ दो। टू क्विकन अ न्यू बर्थ, ताकि जो न्यू थॉट्स है वो मेरे अंदर प्रोड्यूस हो जाए, वो मेरे अंदर पैदा हो जाए, यानी कि जब ओल्ड थॉट्स जाएंगे तो तब न्यू थॉट्स आएंगे ना। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, इनकेंटेशन का मतलब है रिसाइट करना या चैंट करना, कि इस वर्स को रिसाइट करने से स्कैटर एज फ्रॉम अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ। तो ऑथर ने यहाँ पे एक मेटाफर यूज किया है और अपने आप को एक हर्थ कहा है, यानी कि वो अपने आप को एक आग कह रहा है कि मैं एक आग हूँ और मेरी जो थॉट्स हैं वो एशेस एंड स्पार्क्स हैं। माई वर्ड्स अमंग मैन काइंड, मेरे जो थॉट्स हैं वो एशेस और स्पार्क हैं, तो तुम उसको फैला दो। माई वर्ड अमंग द मैन काइंड, और ये मेरे अल्फाज हैं तो तुम इसको इंसानों में फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन अर्थ, और मेरी जो थॉट्स हैं, मेरे जो अल्फाज हैं, इसकी मदद से इस दुनिया को अवेकन करो, यानी कि वो ये बात कह रहा है कि मेरे जो आइडियाज़ हैं इसकी मदद से लोगों में अवेयरनेस फैलाओ। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी और विंड, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फायर बिहाइंड, तो इन लाइन्स में वो ये कह रहा है कि वेस्ट विंड जो है वो एक ट्रम्पेट बजाती है, और वो ट्रम्पेट जो होती है तो वो होप देती है कि अगर विंटर है या विंटर आती है तो उसके बाद जो स्प्रिंग होता है वो दूर तो नहीं होगा ना, कि बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम तो काफ़ी जल्दी आता है। इस पोएम में पी.बी शेली ने बेसिकली रिवोल्यूशन की बात की है और अपनी पोइट्री की बात की है, कि जैसे कि इन लाइंस में जैसे कि हमने पढ़ा कि बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन अर्थ, कि मेरे जो थॉट्स हैं तो उसकी मदद से जो है तो लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को, यानी कि लोग सो रहे हैं तो तुम लोगों को जगाओ, तो उसकी बात की है। फिर इन लाइंस, लास्ट लाइंस में उसने मोटिवेशन की बात की है, उसने ये कहा है कि, तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह विंटर आती है, विंटर के बाद स्प्रिंग का सीज़न आता है, तो बिल्कुल इसी तरह बुरा वक्त जब होता है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट प्लीज़ आस्क इन द कॉमेंट। थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।